सूचना के अधिकार के तहत अर्थात राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत पिछले लेक्चर में आप लोगों को सूचना के अधिकार की उत्पत्ति के बारे में बताया जा रहा था। देखिए, चूँकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में हमने बताया था कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अतः ऐसी दशा में अब उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की ओर ध्यान देना है और उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों से RTI को प्रश्रय दिया। तो अब हमें देखना है, एक एक करके 4-5 केसों पर गौर करना है। पहला केस हमें देखना है रोमेश थापर वर्सेज आपका मद्रास राज्य। रोमेश थापर वर्सेज मद्रास राज्य। मद्रास राज्य का केस हमें पहले देखना है और ये जो केस हैं ये आपका 1952 का केस है, यानी कि 1952 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय ने इस वाद में ये बता दिया कि जो राइट टू नो है अर्थात जो जानने का अधिकार है, ये संविधान के तहत एक मूल अधिकार है। यानी कि सर्वप्रथम रोमेश थापर के वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये बता दिया कि जो जानने का अधिकार है, राइट टू नो है, वह एक फंडामेंटल राइट है। तत्पश्चात जो दूसरा केस आता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण केस है और यहाँ से UPPCSJ में भी क्वेश्चन बना है, उस केस को देखा जाए। इस केस की विशेषता ज़रूर याद रखिएगा, एक करके देखिए। दूसरा केस हम बताने जा रहे हैं SP गुप्ता। SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि SP गुप्ता वर्सेज भारत संघ का। यानी कि जो दूसरा केस हम बताने जा रहे हैं वह केस है SP गुप्ता वर्सेज भारत संघ। ये केस भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण केस है। इस केस से कई प्रकार का क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन आइए, ये केस 1982 का है, ये याद रखना है, अर्थात यह केस 1982 का है। दूसरी बात इसमें पूछा गया था UPJ में कि इस केस में कुल जजों की संख्या कितनी थी, तो जजों की संख्या अगर पूछे तो 7 मारिएगा। फिर इस केस में पूछा गया कि कितने से निर्णय आया, तो 4-3 से निर्णय आया, ये भी अच्छे से तैयार रखना है। फिर इस केस में पूछा गया कि PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या PIL को किस केस में सर्वप्रथम परिभाषित किया गया, या लोकहितवाद की उत्पत्ति किस केस में हुई, तो आपका जवाब रहेगा SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। फिर आपका पूछा गया है कि SP गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यानी कि CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो जस्टिस
PN भगवती, अच्छे से तैयार रखिएगा। जस्टिस PN भगवती इसमें मुख्य न्यायाधीश थे। फिर इस पर क्वेश्चन बना है और वह ये बना है कि इस केस का उपनाम क्या है, सब नेम क्या है। तो न्यायाधीश स्थानांतरण मामला, न्यायाधीश स्थानांतरण मामला कहा जाता है इसे, ये भी याद रखना है। जहाँ तक RTI की बात है, जानने की बात है, सूचना के अधिकार की बात है, इस केस में स्पष्ट रूप से ये बता दिया गया उच्चतम न्यायालय द्वारा कि जो जानने का अधिकार है, यानी कि जो राइट टू नो है, वह एक अनुच्छेद 19(1)A में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में समाहित है और यह एक फंडामेंटल राइट है। तत्पश्चात जो क्वेश्चन आता है, अब वह क्वेश्चन देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट अब धीरे धीरे सूचना के अधिकार को मूल अधिकार तो मान ही चुका है और बार बार सुप्रीम कोर्ट इस पर आपका गंभीरता से निर्णय भी देता रहा। तो अगला केस आता है PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत संघ। PUCL वर्सेज भारत संघ 2004 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। ये वाद भी महत्वपूर्ण है। PUCL का मतलब पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, ये एक सामाजिक संस्था है और ये लोकहितवाद दायर करती रहती हैं। तमाम लोकहितवाद दायर की थी। इस केस में आपका सूचना के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें बताई, वही बातें आपको जाननी हैं। ये बातें बताई इस केस में कि सच्चे प्रजातंत्र का अस्तित्व तभी रह सकता है जब देश का नागरिक वहाँ के नीति निर्धारण में सक्रिय भूमिका निभाए, और सक्रिय भूमिका तब निभाएगा जब सरकार के कार्यों की जानकारी उसके पास होगी। अतः ऐसी दशा में सूचना का अधिकार एक फंडामेंटल राइट होगा। तत्पश्चात आपका फिर केस आता है और वह केस आता है भारत संघ वर्सेज आपका एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का आता है केस, रिफॉर्म्स का आता है। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने ये बता दिया कि मतदाताओं का यह जानने का अधिकार है कि जो प्रत्याशी चुनाव में खड़ा हुआ है उसका पूर्व वृत्तांत क्या है, यानी कि उसका आपराधिक इतिहास और पूर्व वृत्तांत जानने का लोगों को अधिकार है। तत्पश्चात तमाम ऐसे केस आए उच्चतम न्यायालय के सामने, जहाँ की उच्चतम न्यायालय ने बार बार यही कहा कि जो सूचना का अधिकार है वह एक फंडामेंटल राइट है। इसी बीच आंदोलन शुरू हो गए और अन्ना हजारे, केजरीवाल
और तमाम सामाजिक संगठनों ने आंदोलन शुरू किया कि भारत में सूचना का अधिकार कानून बनाया जाए ताकि सरकार के कार्यों की जानकारी लोगों को हो, ताकि लोग अपनी मने विचार उस पर प्रकट कर सकें। ऐसी दशा में अब भारत की संसद ने आपका एक पहले कानून पास किया और वह कानून आपको देखना है सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002। इसका मतलब ये हुआ कि जब भारत की संसद ने सन 2002 में एक कानून बनाया सूचना के अधिकार को लेकर, और वह कानून था आपका कह सकते हैं कि सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002, यानी कि सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 बनाया। इस कानून में काफ़ी कमी थी। जब इस कानून में कमी थी, इसका विरोध किया गया, तो ऐसी दशा में इस कानून को यानी कि 2002 में बने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम को निरसित कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और इस विषय पर एक नया कानून बनाया गया और वह था RTI राइट टू इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इस विषय पर संसद ने बनाया। अब समझिए आपका, चूँकि 2002 में कानून बना और इसी विषय पर नया कानून 2005 में बन गया, तो एक यहाँ आपको नियम भी जानना है और वह नियम धारा 31 में कवर करना है। संविधान के अनुच्छेद 395 में और CRPC की धारा 484, सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 31, संविधान का अनुच्छेद 395 और CRPC की धारा 484 के तहत इस नियम को आपको बताया जा रहा है। देखिए, जब किसी विषय पर पहले से कानून बना रहता है और उस विषय पर नया कानून बनाया जाता है, तो पुराना कानून रिपील कर दिया जाता है, निरसित कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। चूँकि सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 में बनाया गया, तत्पश्चात नया कानून सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में बनाया गया, तो चूँकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, अतः ऐसी चूँकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, अर्थात एक ही विषय पर दो कानून पैरेलल नहीं चल सकते, अतः ऐसी दशा में विधायिका द्वारा ही उस विषय पर बने पूर्ववर्ती कानून को रिपील कर दिया जाता है, निरसित कर दिया जाता है और तब नया कानून लागू किया जाता है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का सेक्शन 31 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को रिपील किया जाता है और तब नया कानून आपका लागू होगा। इसी बात को संविधान के अनुच्छेद 395 से भी आप कोरिलेट कर सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद
395 यानी कि 395 को कोरिलेट आप कर सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 395 के तहत जो पुराना कानून था या जो भारत का पुराना संविधान कहिए, भारत शासन अधिनियम, उसको रिपील कर दिया गया है, निरसित किया गया है। ये भी आपका इंटरव्यू और प्री में भी बनता है कि 26 जनवरी 1950 के पूर्व भारत का शासन किस कानून द्वारा चलाया जाता था, तो वह कानून आपका था, कह सकते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935। तो संविधान के अनुच्छेद 395 के तहत उस 1935 के एक्ट को रिपील कर दिया गया है और तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है। इसी प्रकार आप सीआरपीसी में भी देख सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 484 अंतिम सेक्शन, सीआरपीसी की धारा 484 में ये प्रावधान किया गया है कि जो पुरानी सीआरपीसी थी 1898 वाली, अर्थात आपका कह सकते हैं कि पुरानी सीआरपीसी 1898 वाली थी, उसको रिपील किया जाता है और नई सीआरपीसी 1973 वाली लागू की जाती है। यानी कि जब भी धारा 31 पढ़िए सूचना के अधिकार के तहत इसी के साथ कम से कम संविधान का अनुच्छेद 395 और सीआरपीसी की धारा 484 भी एक बार जरूर कोरिलेट कर लीजिए। इस प्रकार आपका जो भूमिका थी वह समाप्त होती है। अब सूचना के अधिकार के तहत पहले कुछ सामान्य बातें जानी जाए और तब आपका कानून शुरू किया जाए। देखिए सामान्य बातों में क्या क्या पूछ सकता है। सामान्य बातों में कुछ बातें पूछी जाती हैं। पहली बात जो पूछी जाती है वह ये आ गया आपका कि सूचना का अधिकार किस सन में बना। तो अगर सन पूछे, ईयर पूछे, तो आपका जवाब रहेगा 2005। इसके बाद पूछ सकता है निर्माण की तिथि। सूचना के अधिकार अधिनियम के निर्माण की तिथि, अर्थात यह कानून किस तारीख को बनकर तैयार हो गया, आब्लिक हम कह सकते हैं अनुमति प्रदान करने की तारीख, अर्थात इस कानून पर भारत के राष्ट्रपति ने किस तारीख को एसेंट प्रदान की, अनुमति प्रदान की, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपका वह तारीख है 15 जून 2005। याद रखिए, ये भी पूछ सकता है 15 जून 2005, इसको भी याद रखिए। 15 जून 2005 ये निर्माण की तिथि है। फिर आपका एक्ट नंबर पूछ सकता है, अर्थात अधिनियम संख्या या क्रम संख्या या एक्ट नंबर। तो एक्ट नंबर आपका मारिएगा 22 यानी कि 22। इसके बाद जो पूछ सकता है आपका कितने अध्याय हैं, आजकल ऐसा भी क्वेश्चन बन रहा है। तो अगर आपका चैप्टर पूछ ले, अध्याय पूछ ले, तो ये छोटी छोटी बातें एमपी खूब बनाता है। तो अध्याय पूछे तो 6 मारिएगा। टोटल 6 अध्याय हैं, 6 अध्याय हैं। फिर आपका पूछ सकता है कि कितनी धाराएं हैं इस कानून में। तो अगर सेक्शन पूछे, धाराएं पूछे, तो कुल धाराएं इसमें अगर आपका पूछता है तो कुल जो धाराएं मारिएगा वह 31। याद रखिए इसको भी, 31 धाराएं आपको मारनी है। फिर आपका
कुल कितने शेड्यूल हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, शेड्यूल पूछे। अर्थात अगर अनुसूची पूछे कि सूचना के अधिकार अधिनियम में कितनी अनुसूचियां हैं तो 2 मारिएगा। फिर आपका पूछ सकता है कि सूचना का अधिकार कितने पार्ट में लागू हुआ, अर्थात सूचना का अधिकार कितने भाग में लागू हुआ। ऐसा क्वेश्चन आजकल बन रहा है। तो सूचना का अधिकार कितने हिस्सों में लागू किया गया, कितने भाग में लागू किया गया, पूछ देगा 1, 2, 3, 4, तो आप 2 भाग मारिएगा। कुछ धाराएं 15 जून 2005 को लागू हो गई, यानी कि कुछ धाराएं 15 जून बताया जाएगा आगे 2005 को लागू की गई, जबकि कुछ धाराएं ये था कि 15 जून 2005 के 120वें दिन लागू की जाएंगी। तो 120वां दिन अगर निकाला जाए तो वह आता है 12 अक्टूबर 2005। तो क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। सूचना का अधिकार पूर्ण रूप से किस तारीख को लागू हुआ, तो आपका जवाब रहेगा 12 अक्टूबर 2005। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि सूचना का अधिकार कितने भाग में लागू हुआ, 2 भाग में। कुछ धाराएं 15 जून 2005 को ही लागू कर दी गई, जबकि अन्य सभी धाराएं 12 अक्टूबर 2005 को लागू की गई। ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश में किस तारीख को लागू हुआ। तो अगर जेके पूछ ले, जम्मू कश्मीर का पूछ ले, तो 31 अक्टूबर 2019 मारिएगा। यानी कि यह कानून वर्तमान में संपूर्ण भारत पर लागू है। अब कुछ और भी सामान्य बातें हैं, उसको देखा जाए। देखिए सामान्य बातें अब क्या क्या आपको पूछा जा सकता है, और वहीं जो जो पूछा जा सकता है इसको ज़रूर याद रखिए। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि इन्फॉर्मेशन या सूचना कहाँ परिभाषित है। ये उत्तराखंड में भी कई बार पूछा गया है। सूचना या इन्फॉर्मेशन कहाँ परिभाषित है। फिर पूछ ले कि सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार कहाँ परिभाषित है, ये पूछ सकता है परिभाषा। तो सूचना की परिभाषा आपका 2F में दी गई है, धारा 2, इसको रट डालिएगा, धारा 2F में दी गई है, जबकि सूचना का अधिकार 2J में दिया गया है, यानी कि 2J। इसका मतलब ये हुआ कि सूचना की परिभाषा 2F में दी गई है, जबकि सूचना का अधिकार 2J में परिभाषित है। फिर आपका धारा 3 अच्छे से जानना है, फिर धारा 6 जानना है, धारा 7 जानना है और धारा 8। ये काफ़ी महत्वपूर्ण धाराएं हैं। धारा 3, धारा 6, धारा 7, धारा 8। यहाँ से निश्चित तौर पे 1 या 2 क्वेश्चन आपका बनेगा। आइए सेक्शन 3 देखा जाए। सेक्शन 3 में ये बताया गया है कि सूचना का अधिकार के तहत सूचना कौन मांग सकता है। अब यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि सूचना की मांग कौन कर सकता है। दे देगा भारतीय नागरिक, विदेशी नागरिक, दोनों, इनमें से कोई, माने दोनों, इन दोनों दे देगा, इनमें से कोई नहीं।
तो अच्छे से इसको तैयार रखिए। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत केवल भारत का जो नागरिक है, भारत का नागरिक है, वही सूचना की मांग कर सकता है। यानी कि जो भारत का सिटीजन है, नागरिक है, वही इन सूचना की मांग कर सकता है। कोई विदेशी सूचना की मांग नहीं कर सकता। जब सूचना की मांग करेंगे तो एप्लीकेशन देंगे, तो एप्लीकेशन आपका कह सकते हैं कि आवेदन देंगे। तो अगला क्वेश्चन, आवेदन किस धारा के तहत दिया जाता है? तो धारा 6। फिर आया कि सूचना के अधिकार के तहत आपका एप्लीकेशन दे दिए तो कितने दिन में आपको सूचना मिलनी चाहिए? तो आपका जवाब रहेगा 30 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। लेकिन यहाँ अच्छे से जानना है एक चीज़, यदि सूचना प्राण यानी कि जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी कि यदि सूचना लाइफ से स्वतंत्र संबंधित है, यानी कि प्राण से संबंधित है, या सूचना कह सकते हैं कि सूचना जो है वह अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो ऐसी दशा में सूचना एप्लीकेशन दिए जाने के 48 घंटे के अंदर दी जाएगी। याद रखिए 48 घंटा। लेकिन ये कब? जबकि सूचना जीवन या व्यक्ति की यानी कि नागरिक की स्वतंत्रता से संबंधित है। सेक्शन 8 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कब सूचना दे, यहाँ से निश्चित क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी, कब सूचना देने से प्राधिकारी इनकार कर सकता है, डिनाई कर सकता है? बहुत अच्छा इसमें है। धारा 8 में उन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है या उन बातों का उल्लेख किया गया है जहाँ की सूचना अधिकारी सूचना देने से इनकार कर सकता है। अर्थात सूचना का अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है। कुछ ऐसे आधार दिए गए हैं जिन पर कि सूचना देने से आपको इनकार किया जा सकता है। इनकार किया जा सकता है जैसे कि यदि सूचना से भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता खतरे में पड़ जाए या विदेशों से रिलेशन खराब होने का डर हो। जैसे सुभाष चंद्र बोस के मामले में कह सकते हैं, आज तक सरकार ने सूचना नहीं दिया, मुख्य रूप से जो सूचना मांगी गई नहीं दिया, केवल ये कहा कि अगर हम सूचना देंगे तो विदेशों से हमारे रिलेशन जो हैं वह कह सकते हैं कि खराब हो सकते हैं। अब ये आया कि अगर सूचना कह सकते हैं देने से इनकार किया जाता है तो प्राधिकारी पर सेंशन या शास्ति अधिरोपित की जाती है, सेंशन अधिरोपित किया जाता है और शास्ति जो हैं वह भी खूब पूछे जाती हैं। एक दिन के विलंब पर आपका 250 रुपया शास्ति, लेकिन अधिकतम ये आपका 25,000 हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सूचना न देने पर या विलंब करने पर जो प्राधिकारी पर सेंशन लगेगा, एक दिन का प्रतिदिन का अधिकतम 250 रुपया, और लेकिन ये बढ़ते बढ़ते कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 25,000 रुपया। देखिए कानून में यहाँ कमी है। सरकारी अधिकारी ये सोच रहे हैं कि हम सूचना नहीं देंगे और जो करना हो आप करिए, यानी कि जो उखाड़ना हो उखाड़ लीजिए, हम आपको आरटीआई के तहत
सूचना नहीं देंगे। तो ऐसी दशा में अधिकतम कह सकते हैं उस पर सेंक्शन 25,000 ही लग सकता है। तो मेरी राय है कि इस रकम को बढ़ाया जाना चाहिए, कम से कम 20-30 लाख इसको किया जाना चाहिए, ताकि सरकारी जो कर्मचारी हैं वे डरें, डर भय उनके बीच हो, ताकि डर कर कह सकते हैं वे हमें सूचना दें। तमाम ऐसे माने प्रावधान किए गए जहां सूचना के अधिकार को कुंद किया गया है। समय समय पर आपको बताया जाएगा। सरकार हमेशा कह सकते हैं कि आरटीआई का मिसयूज करके ज़्यादातर सूचना देने से इनकार कर रही हैं। तो आपकी भूमिका समाप्त हो गई। अगले लेक्चर में अब आरटीआई कानून आपका डिटेल में शुरू किया जाएगा। धन्यवाद।